बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। फाइनल टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज एक नई एपिसोड के लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस एपिसोड में या आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट CS435 जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के MCQ सेक्शन जो है वो आपका यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन उसको डिस्कस करें। और उसके लिए हमने 60 मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चन हैं MCQs उनको कंसोलिडेट किया है। तो आज की इस वीडियो में जो कि पार्ट 1 है इस सब्जेक्ट का, उसमें हम 60 MCQs को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाली वीडियो में जो कि पार्ट 2 होगी, हम 40 सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिव्यू करेंगे। और यूं इस सब्जेक्ट के आपको 100 क्वेश्चन जो है वो रिव्यू करेंगे हम आपके साथ मिलके, ताकि आप एक अच्छे तरीके से भरपूर एग्जाम जो है वो प्रिपेयर करके अपना रियल एग्जाम फेस करें और एक अच्छा स्कोर रन करें इंशाल्लाह। ठीक है, सो इफ यू folks are ready and I'm ready, let's get started. All right, we have a question number 1. VM scheduler policy is used by the host for, यानी ये जो हमारे पास scheduler की पॉलिसी होती है, होस्ट कंप्यूटर इसको यूज करता है, तो वो किस पर्पस के लिए यूज करता है? ये वाली पॉलिसी किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? तो हमें पता है कि क्लाउड में VM scheduler जो है वो हम यूज करते हैं किसके लिए? रिसोर्स एलोकेशन के लिए। तो यहां से हमारी सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, ईच VM कैन हैव डैश क्लाउडलेट्स स्केड्यूल्ड ओवर इट, यानी हमारे पास जो ये वर्कलोड होता है जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे क्लाउडलेट्स हैं, पूछा गया कि एक VM के पास कितने हो सकते हैं या कितने स्केड्यूल्ड होंगे उसके ऊपर। क्या 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं? देखें, कोई लिमिट नहीं है, हम मल्टीपल भी स्केड्यूल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ईच VM कैन हैव मल्टीपल क्लाउडलेट्स स्केड्यूल्ड ओवर इट। तो डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन यहां से करेक्ट है हमारी। क्वेश्चन नंबर 3, other than the best option of cloud providers for the consumer, a broker may also provide, यानी एक जो ब्रोकर है वो आपको क्या करेगा? एक तो वो बेस्ट ऑप्शन देगा आपको, मुझे किसी भी कंज्यूमर को क्लाउड की सर्विस की या क्लाउड प्रोवाइडर की। दूसरा, और वो क्या प्रोवाइड करता है? व्हाट अदर इंफॉर्मेशन जो कि वो या व्हाट अदर सर्विसेज जो एक ब्रोकर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। क्या एक ब्रोकर API और GUI को, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये प्रोवाइड करता है? जी बिल्कुल करता है। API से हम क्या करते हैं आपको पता है, मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। और GUI क्या करती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है कि जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ अपनी चीजें एक्सेस कर सकती हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड और कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल पैनल फॉर अस और एज ए यूजर और फॉर ए कंज्यूमर। क्या एक कंज्यूमर कोई जो सर्विस प्रोवाइड करता है, फीचर या असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसमें इंक्रिप्शन या डेटा ट्रांसफर मैनेजमेंट अवेलेबल होती है? यस ही डज, ये भी वो करता है। और एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कि आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, वो आपको मशवरा दे सकता है कि साहब ये काम करने के लिए ये सर्विस अवेलेबल है और इस काम करने के लिए आपके पास ये सर्विस अवेलेबल है। और वो आपको कोई ना कोई कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी बना के देता है। आई मीन, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने ये सर्विसेज लेनी है या हमने अपने लिए ये सर्विसेज लेनी है या इस तरह का काम करना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ही और शी विल लेट यू नो कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन जो है वो क्या है। राइट, यूं हम कह सकते हैं कि अदर देन द बेस्ट ऑप्शन और द कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर द क्लाउड प्रोवाइडर्स, ए ब्रोकर also helps us provide services like API, GUI or GUI, encryption, data transfer और data management और advisory services। ये सारी वो प्रोवाइड करता है या इसमें से कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सो D is our desired option from here. Question number 4, bare metal provisioning is also provided to the consumer with the dash access। अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह की एक्सेस होती हैं, राइट? तो आपको पता है ये जो बेयर मेटल प्रोविजन है इसमें किस तरह की एक्सेस मिलती है? क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्टेड होती है, यूजर लेवल की होती है या लिमिटेड होती है? तो आपको पता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की होती है। ठीक है, कंज्यूमर के पास सारी डिवाइसेस, सारी सर्विसेज की एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल होती है जो कि कन्फिगरेबल होती है, एडिटेबल होती है। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 5, द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स of the IaaS consumer does not include controlling of dash।
हमें पता है कि IaaS में जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हमें मिलते हैं या कंज्यूमर को मिलते हैं, उसमें वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है, अदर देन एक कोई डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, देखिए नेटवर्क सेटिंग होती हैं, उसमें बिल्कुल शामिल होती हैं, SLA मॉनिटरिंग होती हैं, ठीक है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट कि एज ए कंज्यूमर और एज ए सर्विस प्रोवाइडर मेरी और उस बंदे या उस कंपनी के दरमियान क्या सर्विसेज डील हुई है, क्या वो सर्विसेज मुझे ऑफर करेंगे, किस टाइम पे ऑफर करेंगे, कितनी अवेलेबिलिटी, कितनी एफिशिएंसी के साथ ऑफर करेंगे, वो क्या कहलाता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। फेल ओवर टेस्टिंग ये भी मुझे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इवन आई कैन टेस्ट द फेल ओवर सिनेरियो बिफोर आई एक्चुअली डिप्लॉय माय प्रोडक्शन एप्लीकेशन ओवर द क्लाउड, सो आई कैन डू दैट, ये भी हो सकता है। बट ये AWS के लिए मुझे वो कोई कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करते। सो दिस इज द राइट ऑप्शन कि ये तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं मेरे राइट्स के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में मेरे पास ये तीनों राइट्स अवेलेबल होंगे। आई कैन हैव अ नेटवर्क सेटिंग और आई कैन मॉनिटर माई SLA and I can have or I can test failover setting, but I cannot have or I do not have Amazon Web Services या AWS. Question number 6. Non-disruptive services relocation architecture and failover systems are utilized to ensure dash in PaaS instance. हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है, उसका कोई इंस्टेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें पूछा गया कि जो नॉन डिसरप्टिव सर्विसेज रीलोकेशन आर्किटेक्चर है, ठीक है, दिस वन, ये जो आर्किटेक्चर है और फेल ओवर सिस्टम्स यूटिलाइज्ड टू इंश्योर, ये जो दोनों चीजें हैं ये यूज की जाती हैं किस चीज को इंश्योर करने के लिए। ये देखिएगा जरा, नॉन डिसरप्टिव का क्या मतलब होगा, कोई इंटरप्शन नहीं है। अगर मैंने किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ली हुई हैं तो नॉन डिसरप्टिव सर्विस रीलोकेशन का मतलब ये है कि ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें मुझे कोई इंटरप्शन नहीं आ रही, मेरी सर्विस जो मैं ले रहा हूं मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही। और सेकंड, फेल ओवर मतलब कि अगर किसी वजह से कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं हो रही या ऐसा लम्हा आता है कि अमाउंट ऑफ टाइम कि वो शायद अवेलेबल ना हो, तो पीछे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने कॉन्फ़िगरेशन ऐसी की हुई है कि मुझे वो सर्विस किसी और सिस्टम से मिल जाएगी, मुझे इंटरप्शन नहीं आएगी। तो दोनों सूरतों में मुझे अगर इंटरप्शन नहीं आ रही तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर ये दोनों इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि सर्विस क्या है, रिलायबल है। नॉन डिसरप्टिव सर्विस या फेल ओवर सिस्टम जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज करता है कोई सर्विस प्रोवाइडर, तो इट क्लियरली मींस कि द सर्विस इज रिलायबल। सो दिस इंश्योर्स द रिलायबिलिटी ऑफ द सर्विस, राइट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। Question number 7. Dash ensures timely and reliable access to the information, right? So one thing is the timely access and one is the reliable access. Actually, this is the important word. Okay? The access is the important word from here. So I have information stored somewhere over the cloud, but what I need is basically as a consumer कि वो जब मैं चाहूँ, जिस वक्त चाहूँ, बिल्कुल reliably access कर सकूँ. So my information, if stored in a cloud, should remain there 24/7 365, any point of time I can easily access that information. तो ये चीज क्या कहलाती है, availability. My information is available at any point of time, I can easily access my information stored at the cloud. तो ये क्या कहलाएगी, availability. Question number 8. The dash consumer have least administrative privileges. So we have a platform as a service, we have a software as a service, और we have an infrastructure as a service. तो इन तीनों में पूछा गया है कि जो लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हैं वो किसकी होती हैं। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है उसमें कंज्यूमर को लीस्ट प्रिविलेजेस दी जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, यहाँ पे ज्यादातर चांसेस ये होते हैं 90% से ज्यादा यूजर ने सिर्फ क्या करना है, सॉफ्टवेयर यूज करना है। कोई एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, थिंक अबाउट इट, एन ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, एन ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल POS सिस्टम। सो 99% यूजर क्या करते हैं, सिर्फ वो मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन 99% ऑफ द टाइम दे आर ओनली यूजिंग द एप्लीकेशन। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस क्या होंगी, लीस्ट होंगी, जरूरत नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व्ड एट ऑल इन दिस केस।
ऑन द अदर साइड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। आपकी कॉन्फ़िगरेशन आगे का क्वेश्चन आता है तो उसको हम डिटेल से देखते हैं। एंड अगेन दिस इन्वॉल्व्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इन्वॉल्व्स वेरियस नेटवर्किंग सर्विसेज, सर्वर्स, right? Databases, firewalls, IDS, IPS, and there are so much things involved in it. It's a whole infrastructure. So this software is a service that has a least administrative privileges. But the benefit is, जो consumer ये service लेता है, उसकी फिर responsibility भी क्या होती है? Very low, a least responsibility. Most of the responsibility is lying on the service provider end. वो service provider जो है उसी लिए ये सारी चीजें मेक श्योर करनी होती हैं द सर्विस इज अप रनिंग एंड अवेलेबल एंड रिलायबल। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जिसकी लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 9, the two basic IT resources of infrastructure as a service are. So we have two basic IT resources जो किसके हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। वो हमारे पास क्या होते हैं? वी हैव ए VMs, virtual machines, and we have a cloud storage, right? So this is the right options. OS is operating system, जारी बात है आप लेगेसी डेस्कटॉप सिस्टम हो, लैपटॉप हो, फिजिकल मशीन हो आपकी, तब भी आप करते हैं। बट कंपाइलर इज लैंग्वेज इंटरप्रेटर, और अगेन ये भी क्या है? लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं। सो द ओनली थिंग इज लेफ्ट हियर इज द VMs and cloud storage. By definition, you can quickly pick the right option. Otherwise, you can go for the elimination. Question number 10. Every SaaS, software as a service development, has dash programming logic, resource requirement, and consumer workload. हमारे पास अभी हमने बात की कोई एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। इट कुड बी a simple ticketing reservation system that has been made available and user can access via simple web browser. तो उसकी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या कहा गया? डैश लॉजिक। एवरी बिजनेस एप्लीकेशन हैज इट्स ओन लॉजिक। तो क्या ख्याल है यहाँ पे? एवरी डेवलपमेंट हैज सेपरेट और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लॉजिक। और उसके बाद रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए कोई एक सिंपल एप्लीकेशन है, हो सकता है उसकी स्टोरेज या रैम की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो। Think about an extensive CPU usage system. Think about some application that requires a huge hard drive space. Think about Adobe, right? जिसको दोनों चीजें चाहिए होती है, स्पेस भी और रैम भी। So every application has a different logic, different resource requirement and different again consumer workload. सही है? तो हम यहाँ से क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? और जो राइट ऑप्शन भी है वो क्या है? Different logic, different resource requirement and different consumer workload. Question number 11 here regarding the IT governance requirement. Which of the following is an important factor? देखिए IT गवर्नेंस की जब बात आएगी तो जाहिर बात है कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूछा गया है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। एवरेज सिमल्टेनियस यूजर कितने एक्सेस करेंगे? 10, 12, 15, 50। दिस इज नॉट द कंसर्न ऑफ द IT गवर्नेंस। रैम कितनी यूज होगी? अगेन दिस इज नॉट द कंसर्न ऑफ IT गवर्नेंस। हाई एंड लो डिमांड पीरियड इन द टर्म्स ऑफ टाइम, 7 बजे 8 बजे हमारी एप्लीकेशन बहुत लो होगी, सुबह 10 बजे बहुत यूजर एक्सेस करेंगे। These are not the problems of the IT governance. So IT governance किस चीज को देखेगी? वो इस चीज को make sure करेगी कि what would be the policies for the user access or the devices access or the resource access. So this is more relevant to the IT governance. Description of access control policies for various users. Maybe एक सिंपल यूजर के लिए कुछ और पॉलिसी हो, एक एडमिन के लिए कुछ और, मैनेजर्स के लिए हाई प्रिविलेजेस हो, एंड a technical team may have even more high privileges they should be given. So first option is correct from here. Question number 12. Dash is used to ensure high availability and forming a failover system. Again देखिएगा जरा क्या चीज है जो यूज की जा सकती है, इंश्योर किया जा सकता है किस चीज को? हाई अवेलेबिलिटी को। यानी कोई सर्विस है, कोई मशीन है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट है, दैट शुड रिमेन अवेलेबल। इस चीज की क्या है? इंश्योरिटी करनी है आपने। एंड फॉर्मिंग अ फेल ओवर। फेल ओवर से क्या मुराद है? अगेन जैसे पहले बात हुई, इसका मतलब यह है कि कोई डिवाइस अगर कोई सर्विस जाती है तो उसके बदले में कोई और डिवाइस जो है वो, यानी आप ये समझ लीजिए कि ये कोई एक सिस्टम था
और इसके ऊपर हम कोई एक सर्विस यूज़ कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस किसी वजह से ये सिस्टम जो है वो 80-90% यूज़ हो गया, तो प्रॉब्लम हुई कि शायद ये सर्विस एक्सेसिबल ना हो, तो डायनेमिकली ये सर्विस किसी और फिजिकल मशीन पे ट्रांसफ़र होगी। बट एज़ ए यूज़र मैं और आप क्या कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हुआ, ठीक है? हम यहाँ पे सर्विस ले रहे हैं, पहले वो इधर से आ रही है, अब वो इधर से आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? बट वी आर गेटिंग द सर्विसेज़, हमें कोई इंटरप्शन नहीं आ रही, ठीक है? वी आर हैविंग सर्विस अवेलेबल। तो ये जो यहाँ से यहाँ चीज़ आई है बेसिकली, ये जो मूव हुआ है बेसिकली, यहाँ पे डेटा भी होगा, ज़ाहिर बात है, तो ये डेटा यहाँ तक भी आया होगा, और कैसे आया होगा? रेप्लिकेशन से, ठीक है? सो डेटा रेप्लिकेट हुआ, उसके बाद किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इस सिस्टम से कोई मसला हुआ, व्हाटएवर रीज़न इट कुड बी, यूसेज, हीट अप, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मे बी एनी हार्डवेयर फेलियर, maybe any interrupt, any signal, any alert, any monitoring, anything else. ठीक है, let's not talk about that. For a moment, replication से यहाँ सब कुछ हमारा डेटा आ गया और सिर्फ ये सर्विस यहाँ पे temporarily shift हुई, and we are not aware of that shift. In fact, we are getting uninterrupted service. तो ये क्या है? Replication यूज की जाती है to ensure high availability and forming a failover. इससे पहले कि ये डेड हो और उसके बाद को काम किया जाए, अ प्रोएक्टिव मेजर इज टेकन, और फेल ओवर होने से पहले क्या किया, अ सर्विस हैज बीन शिफ्टेड टू अनदर physical machine or VM or any other instance just to make sure high availability and uninterrupted service is being provided to the consumer or the user or the customer. Question number 13. Public cloud have unreliable response time, therefore the consumer should avoid using the cloud for the deployment of dash critical सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस। कहा जाता है जो पब्लिक क्लाउड हैं, अनरिलायबल रिस्पॉन्स टाइम है उनका, ठीक है? दिस इज अ क्रिटिकल वर्ड, रिस्पॉन्स टाइम। इसका मतलब ये है कि आपने सर्वर को रिक्वेस्ट की और नो यू आर वेटिंग, और उसके बाद पता नहीं कब फिर आपको क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। ये जो टाइम है, आपकी रिक्वेस्ट गई और आपका रिस्पॉन्स आया, दिस टाइम इज अनरिलायबल, ठीक है? दिस इज कॉल्ड द अनरिलायबल। इसका मतलब क्या है? आप कौन सी ऐसी एप्लीकेशन ना डालें, अवॉइड करें, ठीक है ना? शुड अवॉइड, कि कौन सी एप्लीकेशन है जो, क्या फैक्टर उनका क्रिटिकल है जो इस सूरत में नहीं आनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, कौन सी नहीं आनी चाहिए? टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन। अभी आप क्या कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट भेजी है, रिस्पॉन्स आने तक ये कितना टाइम लगेगा कोई पता नहीं, और हम खुद कह रहे हैं कि ये क्या है, अनरिलायबल रिस्पॉन्स टाइम है। इसका मतलब ये है, all those applications they are more time critical, उनको फिर हम क्यों डाल रहे हैं जब हमें पता है कि यहाँ से रिस्पॉन्स ही लेट आना है। So for every application that should have been responded immediately or whose response should be received to the user swiftly should not be installed or deployed on a public cloud जिसका क्या है, unreliable response time है, right? So A option is correct from here. 14. In cloud solution design metrics dash identifies the uptime requirement for the cloud application, right? हमारे पास कोई डिज़ाइन मेट्रिक्स होता है, उसमें हम लिखते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, जो भी क्लाउड सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, जस्ट बीइंग एज ए सर्विस प्रोवाइडर और मे बी एज ए कंज्यूमर, हम लिख कर रखते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। वहाँ हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक करेक्टरिस्टिक्स को जो बताता है अप टाइम। अप टाइम से मुराद ये है कि सर्विस इज अप एंड रनिंग 24/7 365। सो दिस इज कॉल्ड द अप टाइम रिक्वायरमेंट। ये भी हमारी एप्लीकेशन का अप टाइम रिक्वायरमेंट वो हम बताते हैं। तो पूछा गया कि वो किस चीज़ में बताते हैं, उस डिज़ाइन मैट्रिक्स के अंदर कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आप अप टाइम बताते हैं कि साहब मैं आपसे सर्विस उस वक्त लूँगा जबकि ये जो मेरी सर्विस है ये क्या हो, इतनी देर तक अवेलेबल रहे, 24/7 365 अवेलेबल रहे, तो ये मेरा क्या है असल में, अप टाइम है। तो मैं अप टाइम कैसे बता रहा हूँ, अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। माय अप टाइम रिक्वायरमेंट्स इज द अवेलेबिलिटी। 15. Consumers should dash the performance score of an application before deploying it to the cloud in terms of responsiveness and performance regarding the input output of bulk data. यानी जो कंज्यूमर हैं उनको कुछ चीज चेक करनी चाहिए, वो क्या, परफॉर्मेंस स्कोर्स। नो दिस इज अ क्रिटिकल वर्ड हियर ऑफ एन एप्लीकेशन जो उन्होंने डिप्लॉय करनी है, ठीक है, कहाँ, क्लाउड के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस उस एप्लीकेशंस की और उस सोल्यूशन की परफॉर्मेंस जो है, ये दोनों चीज़ें उनको
चेक करनी चाहिए। ये क्या कहलाता है? ये इनपुट आउटपुट और परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें। रिस्पॉन्सिवनेस से क्या मुराद होगी कि एक एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट गई है, कितनी देर बाद उसका क्या आया, रिस्पॉन्स आया। ठीक है, सो ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये कितना ज़्यादा है, उतनी रिस्पॉन्सिवनेस क्या होगी, कम। और जितना टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होगा, एप्लीकेशन स्विफ्ट रिस्पॉन्स करेगी, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस उतनी अच्छी होगी, राइट। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो स्कोर हम चेक करना चाह रहे हैं बेसिकली, ये पहले या हमारे ज़हन में कि इतना स्कोर होना चाहिए, इतनी एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, इतनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, वी आर क्रिएटिंग अ स्कोर और वी आर स्टैंडर्डाइजिंग आवर स्कोर। वो क्या कहलाता है, बेंचमार्क। यानी बेंचमार्क से क्या मुराद है कि हम एक स्कोर लेते हैं कि ये हमारा परफॉर्मेंस स्कोर है, इसके साथ हम देखेंगे, चेक करेंगे हमारी एक्चुअल जो है वो एप्लीकेशन को। इट कुड बी समथिंग इन द बिजनेस साइड, वहां पे भी ये स्कोर यूज होता है। ठीक है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में भी यूज होता है। बेंचमार्क इज समथिंग कि आप कोई चीज आइडियलाइज कर लेते हैं। नो, यू चेक एक्चुअल फिनोमेना विद योर बेंचमार्क स्कोर, और उसके बाद फिर देखते हैं कि कितना वेरिएंस है। इवन यू कैन बेंचमार्क योर CGPA 3.99, और उसके बाद फिर देखते हैं कि आप स्कोर कितना है, 3.48। नो, यू कंपेयर योर एक्चुअल स्कोर विद द बेंचमार्क, और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या वेरिएंसेस हैं, एंड देन यू जस्ट विजुअलाइज what actions could be taken, right? So the right option is here, the benchmark. Question number 16 dash, allow only authorized access and disclosure to the information. यानी कोई एक चीज फिनोमेना है, वो कहता है जी जो ऑथोराइज यूज होगा, जो ऑथोराइज एक्सेस होगी, उसको हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे, उसको हम दिखाएंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी है। आपका जो CIA का प्रिंसिपल है, C stands for confidentiality, I stands for integrity, A stands for availability. तो हम कह रहे हैं जी कि वो फिनोमेना जिसमें एक ऑथराइज यूजर को इंफॉर्मेशन दी जाए, एक्सेस करवाई जाए और उसी को ही डिस्क्लोज की जाए, तो वो फिनोमेना क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। 17. Due to unconfirmed reliability of cloud subsystems, the use of cloud for deployment of the dash critical software is discouraged. So it's a similar question that we have reviewed a couple of questions before. अब क्या जी, unconfirmed reliability है, यानी reliability नहीं है, यानी आपने रिक्वेस्ट की है, पता नहीं कब जवाब आए भी कि ना आए, right? So this is uncertain, this is unreliable, और ये अनकन्फर्म्ड है। रिलायबिलिटी क्या है, अनकन्फर्म्ड है, कोई पता नहीं है। तो अब कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनको इंस्टॉल ना किया जाए, जिनको यूज ना किया जाए, या जिनको क्लाउड पर यूज करने से डिस्करेज किया जा रहा है, सो वो कौन सी एप्लीकेशन है, तो वो हमारी क्या हो सकती हैं, सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हो सकती हैं। अब आप पूछेंगे क्यों, इस वजह से कि देखिए, आपने एक सेफ्टी कैमरा लगाया हुआ है, अब आप क्लाउड से उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बीच में सर्विस इंटरप्ट हो गई है, क्योंकि सर्विस क्या है, अनरिलायबल है, अनकन्फर्म्ड रिलायबिलिटी है सर्विस की रिलायबिलिटी तो कंफर्म नहीं है। अब दरमियान में कोई 2-4 सेकंड, 5-10 सेकंड के लिए वो सिक्योरिटी कैमरे की स्क्रीन नहीं नजर आ रही, वो एक्सेस नहीं हो रही चीजें, एंड यू आर अनएबल टू व्यू द ऑफिस, और मे बी योर होम, और मे बी योर फैक्ट्री और प्रोडक्शन फ्लोर, right? So especially for the safety concerned application or safety critical applications or software, वो उनको इस सिस्टम पे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस सेटिंग पे, इस अनरिलायबिलिटी पे या अनकन्फर्म्ड रिलायबिलिटी पे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 18. The consumer should make sure that the proper dash is obtained and provided by the provider for the proprietary सॉफ्टवेयर्स या प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस। तो कंज्यूमर को किसी एक चीज का मेक श्योर करना चाहिए, इस बात की तस्दीक उसको करना चाहिए कि कोई एक चीज है जो ऑब्टेन की हुई है उसके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने, जो उसकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस उसने यूज करनी है, राइट? तो उसकी क्या चीज चेक होनी चाहिए, डेफिनेटली भी लाइसेंसिंग चेक होनी चाहिए थी कि सर्विस प्रोवाइडर के पास प्रॉपर लाइसेंसिंग है फॉर ऑल प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर की। 19. Consumers should use checksum and replication techniques to ensure that the data dash to detect any violation. Consumer को कुछ चेक करना है, लेकिन उसके लिए क्या चीज चेक करनी है, उसने checksum यूज करना है। Do you remember the checksum from back of your some of the courses, especially for data communication? checksum हम किस लिए यूज करते थे? In order to make sure कि data has been received in the same fashion that it was sent by the sender. यानी सेंडर ने अगर 4 भेजा है
तो आपके पास 4 ही आया है। अगर आपके पास 3 या 6 रिसीव हुआ है तो उसका मतलब ये है कि डेटे की इंटेग्रिटी क्या हो गई है, चीज हो गई है, खराब हो गई है, क्योंकि डेटा कुछ और भेजा गया था, यहाँ तक वो नहीं पहुंचा, कुछ और हो गया, दरमियान में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो मैनिपुलेशन हुई है, वो सिग्नल ड्रॉप हुए हैं, एटेन्यूएशन हुई है, वीकनिंग हुई है, EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हुई है। व्हाट कुड बी द फिनोमेना वाज, बट द इंटेग्रिटी हैज बीन चेंज्ड, सो डेटा इज नॉट मोर इंटीग्रल। तो जो डेटा भेजा वही डेटा यहाँ पे आया, वो चेक कैसे होगा, वैलिडेट कैसे होगा, यूजिंग द चेक सम एंड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में हमने क्या कहा, दूसरी साइड पे हम डेटा कॉपी कर रहे हैं, तो अगर दूसरी साइड पे कॉपी करेंगे, रेप्लिकेट करें, तो अगेन फिर भी क्या होगा, हम उसका भी चेकसम यूज करेंगे। तो अगेन दिस इज द इंटेग्रिटी, कि चेकसम से कंज्यूमर चेक कर सकेगा कि डेटा की इंटेग्रिटी जो है वो वायलेट हुई है या नहीं हुई, यानी डेटा 4 भेजा, 4 रिसीव हुआ, अगर 4 के लिए 3 या 6 हो गया तो क्या हुआ, इंटेग्रिटी वायलेट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20 डैश एमुलेट्स अ वर्चुअल डेटा सेंटर एनवायरनमेंट। तो जैसे हमारे पास फिजिकल डेटा सेंटर होते हैं, ऐसे ही कोई एक हमारे पास ऑप्शन है जो कहती है जी आप वर्चुअल डेटा सेंटर जो है वो सिमुलेट कर सकते हैं या एमुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होती है, क्या प्लेटफॉर्म, क्या एप्लीकेशन है, क्लाउड सिम की। 21 the dash template can contain the plan overview, goals and objective, types of events created, risk analysis and the mitigation techniques for each type of risk identified. template आपको पता है एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर क्या होता है जी, आपका एक प्लान है कि आपने चीज़ों को कैसे करना है, उससे क्यों करना चाहते हैं, आपके पास कोई गोल या ऑब्जेक्टिव होगा। इसी तरह कुछ टाइप ऑफ इवेंट्स होंगे कि इस प्लान के अंदर आपने किस तरह चीज़ें करनी हैं, क्या-क्या करनी हैं, वो आपने बनाई होंगी। फिर आपने रिस्क एनालाइज़ किया होगा, ज़ाहिर बात है, लंबी डिबेट है रिस्क एनालिसिस हम क्यों करते हैं। फिर मिटिगेशन ही होती है, अगर कोई रिस्क आता है तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे, कंट्रोल करेंगे। फॉर ईच टाइप ऑफ रिस्क आइडेंटिफाइड, जो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये इस तरह के रिस्क आ सकते हैं। टाइप मतलब फाइनेंशियल हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी का हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। तो ये जो टेम्पलेट है जिसके अंदर ये सारी बहस हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे बेसिकली। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, भला डिज़ास्टर रिकवरी करते हैं, ठीक है। खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर आया तो हमने उससे रिकवर कैसे करना है, वो हमारा सारा प्लान होगा, गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, इवेंट्स होंगे, रिस्क एनालिसिस होगा, मिटिगेशन टेक्निक्स होंगी और इस तरह की बाकी इंफॉर्मेशन होगी। तो दैट इज द टेम्पलेट इज कॉल्ड डिजास्टर रिकवरी प्लान टेम्पलेट। 22 the dash mechanism is used to group multiple IT resources so that they can be used as a single IT resource। यानी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, रिसोर्स इन द टर्म्स ऑफ सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, नेटवर्क इक्विपमेंट्स और अदर सर्विसेज, तो हम सबको क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, क्लब कर लेते हैं, ठीक है। सो दे कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल आईटी रिसोर्स। हम उसका कॉम्बिनेशन एक बना देते हैं, एक ब्लेंड बना देते हैं। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, क्लस्टरिंग। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, हम चीजों को इकट्ठा करके जोड़ के एक बना देते हैं। तो रिसोर्स क्लस्टरिंग क्या है कि वी कंबाइन, वी कंसोलिडेट वेरियस रिसोर्सेज टू मेक देम अ वन और अ सिंगल आईटी रिसोर्स। 23 प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इंस्टेंसेस आर हायर्ड बाय दी। तो PaaS या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कौन हायर करता है, कौन यूज करना चाहेगा जी, उनका ऑब्जेक्ट कौन लेना चाहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्योंकि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से मुराद क्या होगी आसान लफ्जों में, कि अगर मुझे कोडिंग करनी है, मैं इतना अच्छा डेवलपर नहीं हूं, बट लेट्स टॉक अबाउट एनी वन ऑफ यू। तो आप में से कोई साहब हैं, वो बहुत अच्छे C# डेवलपर है, माशाल्लाह गुरु हैं, तो उनके लिए क्या होगा, वो कहेंगे जी अच्छा मैं पहले फॉर इंस्टेंस SQL सर्वर इंस्टॉल करूं, उसके बाद फिर मैं वेब सर्विसेज इंस्टॉल करूं, फिर और कुछ सर्विसेज इंस्टॉल करूं, फिर VS कोड इंस्टॉल करूं, ये सारा पूरा स्टैक मैं इंस्टॉल करूं और फिर कॉन्फ़िगर करूं। कैन आई हैव अ रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर दिस, सो आई कैन quickly start unboxing it, and out of the box I can start coding that or my business application। Yes, that is the प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जब आप वो ले लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आप बताते हैं कि किस तरह की आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का इंस्टेंस चाहिए, तो उसके अंदर फिर सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, यानी SQL सर्वर है और बाकी चीज़ें हैं, और वो सारी इंस्टॉल है, और उसके बाद यू आउट ऑफ द बॉक्स स्टार्ट कोडिंग, यानी VS कोड उसके ऊपर इंस्टॉल्ड है, बाकी सारी कॉन्फ़िग हुई हुई है। ऑल यू नीड टू डू इज यू स्टार्ट राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम और द फर्स्ट पेज ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये ज़्यादातर किन के लिए यूज़ होता है, डेवलपर्स के लिए। 24 the software as a service
IaaS deployments और complemented by, तो हमें पता है ये किससे बनती हैं या किनको यूज किया जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस या APIs। 25, the term intercloud refers to as, ये देखिए इंटर का मतलब क्या होता है भला, दो चीजों के दरमियान कोई भी चीज, कोई फिनोमेना जो दो डिफरेंट चीजों के दरमियान होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर। तो इंटर क्लाउड का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली बात है दो क्लाउड्स के दरमियान कोई चीज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटर क्लाउड, राइट। सो दिस इज क्लाउड ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, यानी एक ये बड़ा क्लाउड है और इस क्लाउड के अंदर ये बहुत छोटे छोटे क्लाउड्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। थिंक लाइक दिस इज अ बिग क्लाउड और दीज आर वेरियस clouds inside the big cloud. So ये phenomena क्या बना, my drawing is not as that good, but just giving you example that this is called the intercloud. Question number 26. Dash involves proving the identity of a user, that is through login and password. यानी कोई एक फिनोमेना है जिसमें आप देखते हैं कि अगले बंदे को प्रूव करना चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, who is that person, who is that user, और वो कैसे करता है, आपको कोई यूजर नेम यानी लॉगिन देता है और उसके बाद फिर पासवर्ड देता है। इवन यू और आई आर यूजिंग आवर जीमेल और मे बी फेसबुक और यूट्यूब, तो क्या होता है हमें भी लॉगिन करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम ये काम करते हैं, क्या इंटेग्रिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ऑथेंटिकेशन है या फिर ऑथराइजेशन है। ये क्या होती है, ऑथेंटिकेशन है, राइट। यानी हम ऑथेंटिकेट हो रहे हैं, सिस्टम हमें ऑथेंटिकेट कर रहा है। क्लाउड के ऊपर भी अगर मैं कोई सर्विस लेने जा रहा हूँ, इफ आई एम ट्राइंग टू यूज अ सर्विस, तो पूछा जाएगा ना, पहले चेक किया जाएगा कि लॉगिन दे अपना, यू आर ऑथेंटिकेटेड यूजर और नॉट, समबडी इज ऑथेंटिकेटेड यूजर, ही और शी कैन अवेल द सर्विसेज, राइट। ऑथराइजेशन बाद में आएगी, आप इन हो जाइए, आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं, नो वी विल सी कि आप किस किस चीज के लिए ऑथराइज हैं, दिस कम्स आफ्टर। सो ऑथेंटिकेशन इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम हियर। 27 dash is free of cost and used by IaaS or PaaS users to tune up the performance bottlenecks in the cloud services before deploying on actual cloud. तो कोई एक सॉफ्टवेयर है, कोई एक एप्लीकेशन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और वो ये IaaS और PaaS दोनों यूजर्स के लिए। मकसद क्या है कि ट्यून अप द परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स, जहाँ पे भी मसले मसाइल हैं वो परफॉर्मेंस आप अपडेट कर लेते हैं, ट्यून कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, एनहांस कर लेते हैं इन द क्लाउड सर्विसेज बिफोर डिप्लॉइंग ऑन एक्चुअल क्लाउड। तो ये हमारे पास क्या है, क्लाउड सिम है, दैट इज आर एमुलेशन ऑफ रियल डेटा सेंटर्स। ये हमारे पास क्लाउड सिम है जिसकी ये सारी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। 28. The total cost of ownership, that is TCO, includes the cost of acquiring, installing, and the hardware and software to perform the IT tasks of the organization. तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप होगी, TCO होगी, उसके अंदर क्या चीजें शामिल होगी, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, इंस्टॉलिंग, यानी आपने एक्वायर की, कुछ चीजें इंस्टॉल की, राइट, और उसके बाद क्या किया आपने, किसके लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, और वो यूज क्यों आपने करना है, आईटी टास्क परफॉर्म करने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो एक आपने किया, उनको एक्वायर किया, एक आपने इंस्टॉल किया, और तीसरा आपने काम क्या किया, उनको आपने मेंटेन किया। जरी बात है, आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहले एक्वायर करते हैं, प्रिक्योर करते हैं, परचेज करते हैं, देन फिर यू सेट देम अप और इंस्टॉल देम और मेक देम वर्किंग एंड अवेलेबल फॉर द यूजर, और उसके बाद फिर थर्ड क्या चीज आ जाती है, यू स्टार्ट मेंटेनिंग देम, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू द बिजनेस यूजर्स। 29. VMs are usually provisioned through VM images which are dash configurations. ठीक है, हम VMs क्रिएट करते हैं, बनाते हैं through images, जैसे आपके पास Windows के images होते हैं, just like ThinkNIS और files होती हैं आपके पास, right? So कुछ इस तरह की चीजें हैं, लेकिन वो जो configurations हैं, क्या वो predefined, static, dynamic या permanent हैं? These are predefined, यानी वो पहले से defined configurations हैं. All we need to do is, or basically the service provider use them quickly in order to set up the required configurations or requirements of the consumer. Question number 30. A service named as dash contains the registry of the data center. यानी data center की सारी रजिस्ट्री किसी एक सर्विस में होती है, उस सर्विस का नाम हमने बताना है। तो उस सर्विस का नाम क्या है भला, क्लाउड इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। ये दोनों APIs होती हैं और ये कस्टमर की
SLA यानी सर्विस प्रोवाइडर ने किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो SLA समथिंग डिफरेंट अगेन। ये बाकी दोनों क्या हैं, ये APIs हैं। सो वी हैव अ क्लाउड्स इंफॉर्मेशन सर्विस CIS, जो बेसिकली क्या करती है, सारी डेटा सेंटर की रजिस्ट्री मेंटेन करती है या उसमें होती है। 31. The diverse deployment including Wikipedia, Google Talk, email, Android Play Store, Google Search Engine are example of। तो ये सारी किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं, ये सारी डिप्लॉयमेंट्स हैं। डाइवर्स इसलिए कहा गया कि ये देखें, ये इंफॉर्मेशन साइट है, कोई इन्फोग्राफिक्स हो सकती है, गूगल टॉक इज समथिंग डिफरेंट, ईमेल इज समथिंग डिफरेंट, गूगल प्ले स्टोर इज समथिंग डिफरेंट, एंड दिस इज सर्च इंजन, राइट। तो इसलिए कहा कि ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उन्होंने बताया भाई, ये सारी किस चीज़ की एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्योंकि ये सारी क्या हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस डिप्लॉयमेंट्स हैं, ठीक है। 32. In case of a cloud computing, the provider of IaaS and PaaS managed to provide dash uptime through server redundancy and failover system। हम बात कर रहे हैं जी IaaS में और PaaS में सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, एक अपटाइम देता है। कितना अपटाइम देता है वो हमें बताना है, 90, 99, 99.9 और 100%। तो ये 99.9% होता है। इट्स नॉट कंप्लीट 100%। देखने में तो वो अच्छा लगता है, लेकिन बाय बुक्स वो इतना होता नहीं है, ना वो इतना क्लेम करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट 99.9% अप टाइम। रिडेंडेंसी से मुराद क्या होती है कि जी आपने 2 सर्वर लगा दिए, जैसे हमने पहले एक एग्जांपल देखी, अगर एक सर्वर किस तरह से फेल होता है तो ये दूसरे पे शिफ्ट हो जाती हैं सर्विसेज, और यूजर जो है उसको कोई पता नहीं चलता, वो बिल्कुल इससे ऊपर की बात होती है, ठीक है। सो अगेन फेल ओवर भी क्या है, ये भी कुछ इस तरह के फिनोमेना है, राइट। तो ये हैव अ रिडेंडेंट और मल्टीपल सिस्टम्स, और उनके ऊपर फेल ओवर कन्फिगर होता है कि अगर एक सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता किसी वजह से इंस्टेंस, तो दूसरा जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि यूजर को सीमलेसली सर्विसेज मिलती रहें, अनइंटरप्टेड सर्विसेज मिलती रहें। 33 है, the context of cloud application scalability, the load balancer module is used in the dash scaling। तो कहा गया है कि just think of the scalability, ठीक है, the context of scalability, लोड बैलेंसर कोई एक कंपोनेंट है, एक डिवाइस है, कोई एक मॉड्यूल है, वो यूज होता है किस स्केलिंग में, हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में, या दोनों में? तो नहीं, लोड बैलेंसर कहाँ यूज होता है, सिर्फ हॉरिजेंटल स्केलिंग में। तो ये यहाँ से ए ऑप्शन हमारी करेक्ट है। Question number 34. Dash are formed when one type of cloud is used to provide a backup of another। यानी ये कोई चीज बनती है, ये क्या फिनोमेना बनता है जब एक क्लाउड यूज करते हैं किसी और क्लाउड के लिए उसके बैकअप के तौर पर। तो इसको हम क्या कहते हैं भला, हाइब्रिड क्लाउड। एक क्लाउड को या एक तरह के क्लाउड को या एक टाइप ऑफ क्लाउड को जब हम दूसरे टाइप के लिए बैकअप के तौर पर यूज करते हैं तो ये कहलाता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। 35. Dash can be provided to an overloaded application on the recommendation and budget of the PaaS consumer। यानी कोई चीज है जो दी जा सकती है, प्रोवाइड की जा सकती है, किसके लिए, किसी ओवरलोडेड एप्लीकेशन के लिए। ये एप्लीकेशन पहले क्या है, ओवरलोड हो गई हुई है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन एंड बजट ऑफ कंज्यूमर, उस कंज्यूमर की रिकमेंडेशन के ऊपर, उसकी बजट के ऊपर। तो जब ये ओवरलोड होगी, और ओवरलोड होगी फिर हमने वो हमारे पास क्या होती है, स्केलेबिलिटी होती है। सो स्केलेबिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड टू एन ओवरलोडेड एप्लीकेशन ऑन द रिकमेंडेशन एंड बजट ऑफ द PaaS consumer or customer। 36. Considering the network virtualization, all virtual network interfaces यानी VNICs on a physical host या किसी मशीन के ऊपर, फिजिकल मशीन या सर्वर के ऊपर, और इंटरकनेक्टेड थ्रू ए डैश। तो एक सर्वर के ऊपर जितने भी ये वी या वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं या नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक वर्चुअल स्विच में ये टर्मिनेट होते हैं या उसको कनेक्ट करते हैं। यानी जो वर्चुअल स्विच होता है वो फिर आगे क्या करता है, ये फिजिकल NIC से कनेक्ट करता है, जो इस सर्वर का फिजिकल होगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि वी हैव ए VNIC1 एंड वी हैव ए VNIC2 और वी हैव ए वर्चुअल NIC3। ये तीन हमारे क्या हैं, वर्चुअल हैं। ये तीनों कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, एक वी स्विच के अंदर, ठीक है। सो वी हैव ए वी स्विच, और इसी तरह हो सकता है कुछ और भी हूँ, वो वी स्विच 2 के अंदर कनेक्ट हो रही हूँ, और ये दोनों फिर वी स्विच 1 और दूसरा अगर कोई होगा वी स्विच 2, ये उस सर्वर मशीन के जो फिजिकल होगा ना NIC,
उस फिजिकल एनआईसी में आप समझ लीजिए टर्मिनेट या कनेक्ट होंगे, और ये फिर आगे किस में होगा, जो आपका लेड टू स्विच होगा, सिस्को वगैरह का, वहां पे जाके टर्मिनेट होगा, राइट। सो दिस इज अ वी स्विच बेसिकली, जहां पे ये सारे वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या वर्चुअल एनआईसीज जो है वो जाके टर्मिनेट हो रहे होते हैं या फिर कनेक्ट हो रहे होते हैं। 37, a firewall is a hardware and are software-based modules to block unauthorized access. It performs packet filtering based on. तो हमें पता है कि एक फायरवॉल जो है वो कोई हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकती है, यानी it could be a Cisco firewall और it could be a Fortinet firewall और it could be a software firewalls, ठीक है, जैसे Kaspersky की हो सकती है, कुछ ऐसा और भी हो सकता है। तो ये क्या करती है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। पूछा गया कि ये काम परफॉर्म करती है, पैकेट फिल्टरिंग ये करती है, उसकी बेस क्या है, ठीक है, क्या मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन है, सोर्स है, क्या चीज है। तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस के ऊपर जो है वो ये सारी फिल्टरिंग करती है, मैक के ऊपर नहीं करती। सो इट फिल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस, सोर्स का भी हो सकता है, डेस्टिनेशन का भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा सिस्टम एज ए सोर्स उसने कोई डेटा भेजा है किसी एक ऐसी वेबसाइट को जहां मेरी फायरवॉल जो है वो क्या कर रही है, ये देखिए, दिस इज आई एम सिटिंग इनसाइड माय ऑफिस, सही है, और यूजिंग माय लैपटॉप। तो मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, असल में वो जानी है इस सर्वर को, लेकिन मेरी फायरवॉल देखेगी कि यहाँ नहीं जानी चाहिए, डेस्टिनेशन कोई आईपी एड्रेस ऐसा है, कोई मशीन ऐसी है, तो वो क्या करेगी, यही ब्लॉक कर देगी, आगे नहीं जाने देगी, ठीक है। इसी तरह बाहर से भी कोई चीज़ आ सकती है। सो सम पैकेट फॉर डेस्टिनेशन और मे बी सम पैकेट आउटसाइड फॉर एनी अदर सोर्स इनसाइड द नेटवर्क, तो ये क्या करती है, दोनों को ब्लॉक कर सकती है। सो दिस इज बिटवीन माई डेस्टिनेशन एंड अस, ये दरमियान में कहीं होगी ये, और एच इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को ये फिर क्या करती रहेगी, फिल्टर करती रहेगी, और फिल्टर करके जहां जरूरत होगी वहां पे ब्लॉक कर लेगी। अगेन, क्या ब्लॉक करना है, क्या अलाउ करना है, इसको हम क्या कहते हैं कि जो हमने पॉलिसी कोई सेट की हुई है या कॉन्फ़िगरेशन सेट की हुई है। 38 है, in the cost-based resource scheduling, the user's requests are processed in dash fashion or basis along with the quality of service and time constraint consideration. तो हमें पता है कि कॉस्ट बेस्ड जो रिसोर्स स्केड्यूलिंग है उसमें यूजर्स की जितनी रिक्वेस्ट आती हैं वो सारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ट्रीट की जाती हैं, ठीक है। यानी जो रिक्वेस्ट पहले आएगी उसको पहले ट्रीट किया जाएगा और जो बाद में आएगी उसको बाद में ट्रीट किया जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग होगी कॉस्ट बेस्ड रिसोर्स स्केड्यूलिंग में। 39 है, व्हाट इज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर कंसिडरिंग द आईटी गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। तो अभी हम इससे पहले एक बात करके आए हैं कि आईटी गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें देखनी है। वो क्या है जी, अलाइनमेंट ऑफ क्लाउड सोल्यूशन विद द कंपनीज स्ट्रेटजी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही देखा जाएगा कि हम जो सोल्यूशन ले रहे हैं क्या वो हमारे बिजनेस के साथ अलाइन है, अलाइनमेंट है उसकी, नहीं है तो फिर क्या जरूरत है, व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर मनी एंड टाइम और रिसोर्सेज। तो अलाइनमेंट है तो फिर हम जरूर लेंगे। एंड देन कंट्रोल नीडेड विद इन और आउटसाइड, अभी हम बात कर गए कुछ इससे मिलती जुलती, फायरवॉल की ले लीजिए एग्जांपल। तो कंट्रोल भी हमें चाहिए होगा, जाहिर बात है। गवर्नेंस की बात कर रहे हैं बार बार, तो गवर्नेंस का मतलब क्या होगा, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, कंट्रोल्स, चेक्स, इस तरह की चीजें होगी। एंड देन एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज फॉर वेरियस यूजर्स, कि किसको अलाउ क्या करना है, किसको अलाउ क्या नहीं करना, कितनी किसी को प्रिविलेजेस देनी है नेटवर्क के ऊपर, फाइल सर्वर के ऊपर, एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें हैं, ये आईटी गवर्नेंस की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जरूर देखनी चाहिए या उनके कंसिडरेशन में जरूर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, कैपेसिटी प्लानिंग इज प्लानिंग फॉर द डैश नीडेड एट द स्पेसिफिक टाइम बाय द एप्लीकेशन। तो कैपेसिटी प्लानिंग जो है वो असल में तो रिसोर्सेज को हम प्लान करते हैं। जब हम कैपेसिटी प्लानिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इट्स प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड बाय स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। किसी एप्लीकेशन को किसी खास टाइम पे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारी क्या कैपेसिटी प्लानिंग है। 41 है, डैश रिक्वायरमेंट्स आर यूजुअली रिलेटेड टू क्वालिटी मेट्रिक्स सच एज परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी एटसेट्रा। कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास होती हैं, असल में तो ये रिक्वायरमेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, ठीक है। जस्ट जस्ट बियर विद मी। एक होती है हमारी फंक्शनल और एक होती है हमारी नॉन फंक्शनल, ठीक है। सो ये जो रिक्वायरमेंट है इनकी बात कर रहे हैं कि क्या जिस फॉर एग्जांपल क्वालिटी की है, परफॉर्मेंस की है, रिलायबिलिटी की है, मेंटेनेबिलिटी की है, चूंकि ये
रिक्वायरमेंट होती हैं जो नॉन फंक्शनल होती हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा गया कि एक एप्लीकेशन को ये इस तरह परफॉर्म करना चाहिए, उसको बिजनेस लॉजिक क्या यूज़ करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी कहाँ होती हैं? फंक्शनल में। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी वाकिफ़ हैं तो ये परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारी क्या होती हैं? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। Question number 42. Dash architecture is used for provisioning of dedicated IT resources. तो हमारे पास कौन सा एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें ये कहा जाता है कि वो प्रोविजन करता है, वो एनेबल करता है, वो अलाउ करता है, वो फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप डेडिकेटेड आईटी रिसोर्सेज को ले सकते हैं। तो हमारे पास वो कौन सा आर्किटेक्चर है? जी, सबसे पहले लिखा हुआ है रिसोर्स रिजर्वेशन। ये देखिए, रिजर्वेशन से क्या मुराद हुई कि आपने रिजर्व करवा लिए। और ये डेडिकेटेड का लफ्ज क्या कह रहा है भला? ये दोनों को जरा जोड़ के देखिएगा, जस्ट कनेक्ट दोस, रिजर्वेशन एंड डेडिकेटेड। ठीक है, सी बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर काइंड ऑफ सिनोनिम फॉर ईच अदर, राइट? यू कैन यूज द क्लू फॉर सम क्वेश्चंस, बट एनीवेज आई वाज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। बाय डेफिनेशन भी आपको पता है कि रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर ऐसा होता है दैट हेल्प्स यू और दैट एनेबल्स यू टू कि आप डेडिकेटेड रिसोर्सेज को प्रोविजन कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द resource reservation architecture. 43. In Dash resource scheduling techniques, some of the tasks may suffer starvation. कोई एक scheduling तरीका है, टेक्निक है, कोई एल्गोरिदम है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ टास्क को starvation हो जाती है। starvation से क्या मुराद है कि उनको resources नहीं मिलते। मैं आसान मिसाल दूं आपको। आप और मैं जाते हैं एक किसी पब्लिक ऑफिस में, अकाउंट्स ऑफिस में या किसी और सरकारी दफ्तर में, तो क्या होता है, हम बेंच पे बैठे हुए हैं। ठीक है, यू एंड आई मे बी वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है जी, अच्छा वो कहते हैं जी आपको बुलाते हैं, अपनी थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है जी, बैठे हुए एक और साहब आ रहे हैं, उनके पास को कार्ड है, वो चले जाते हैं, उनका काम भी हो जाता है। फिर एक और साहब आते हैं, वो फ़ोन करवा देते हैं, वो चले जाते हैं, उनका काम हो जाता है। हम दोनों क्या कर रहे हैं? कीप ऑन वेटिंग। वजह क्या है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है? लो है। ठीक है, इस प्रायोरिटी लो की वजह से हम क्या कर रहे हैं? वेट किए जा रहे हैं। जिन लोगों की प्रायोरिटी हाई है, फोन, कार्ड, रेफरेंसेस, वो अंदर जाके अपना काम करवा रहे हैं, चाहे वो बाद में आ रहे हैं। तो हमारे साथ क्या हो रहा है? वी आर स्टार्विंग। हमारे साथ स्टारवेशन हो रही है, वी आर सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन। कहा जा रहा है कि इसके लिए फिर हम एजिंग फैक्टर यूज करते हैं, जिसके बाद हम ये मसला सॉल्व कर लेते हैं। यानी एजिंग फैक्टर से क्या होगा? हम उन प्रोसेसेस की जिनकी स्टारवेशन हो रही है, उनको क्या कर रहे हैं? उन टास्क की प्रायोरिटी हाई कर देते हैं। तो जब हाई हो जाती है उनकी, तो फिर उनको भी रिसोर्सेस मिल जाते हैं। तो ये सारा जो फिनोमेना हम बात कर रहे हैं, ये किस में होता है? प्रायोरिटी रिसोर्स स्केजुलिंग में। यानी प्रायोरिटी रिसोर्स स्केजुलिंग में जिन टास्क की प्रायोरिटी लो होगी, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, वो स्टार्व करेंगे, राइट? और उसके बाद फिर क्या होगा? अगर ज्यादा स्टार्व करते हैं तो फिर यू नीड टू इंक्रीज देयर प्रायोरिटी यूजिंग द एजिंग फैक्टर फिनोमेना, और उसके बाद फिर उनको रिसोर्सेज मिल जाएंगे और वो टास्क फिर क्या होंगे? एग्जीक्यूट हो सकेंगे। Question number 44. The dash clustering creates a high availability cluster across multiple physical servers, right? तो हाइपरवाइजर की एक बेसिक डेफिनेशन है, यानी हाइपरवाइजर में आप क्या कर रहे हैं? क्लस्टरिंग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर आप बना रहे हैं, लेकिन अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल मशीनें हैं, फिजिकल सर्वर है, राइट? ये देखिएगा, अगेन हम क्लस्टर क्या कर रहे थे कि ज़्यादा चीज़ों को हम इकट्ठा करके एक रिसोर्स बना रहे हैं। ठीक है, so this is the hypervisor. 45. Which of the following is not a component of CIA principle? तो अभी हमने बात की थी CIA principle में तीन चीजें हैं। C stands for confidentiality, I stands for integrity और A stands for availability. ठीक है जी, सो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है। ऑथेंटिकेशन जो है ये इस CIA में नहीं होती। ठीक है, तो कहा गया था जो इस CIA में नहीं होती वो हाईलाइट करनी है, एंड दैट इज ऑथेंटिकेशन। Question number 46. The encryption is a process that converts the data into format which is not readable or understood by an authorized person or user. What is और इट्स प्राइमरी फंक्शंस? कहते हैं जी इनक्रिप्शन से हम क्या कर रहे हैं? डेटा इनक्रिप्ट कर देते हैं। और इनक्रिप्ट क्या होगा? हम डेटे को कन्वर्ट करते हैं किसी ऐसे फॉर्मेट के अंदर जो कि एक किसी और यूजर के लिए जो अनऑथराइज है वो उसको रीड नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए फिर वो फजूल है।
तो इस इंक्रिप्शन के अंदर कितने फीचर्स हैं? प्राइवेसी भी इसमें शामिल होती है, ऑथेंटिकेशन भी शामिल होती है और डेटा इंटीग्रिटी भी शामिल होती है। तो वी कैन से the encryption is a process of converting a data into some ciphertext or a format that is not readable by any unauthorized person, and that involves the privacy, authentication, and integrity. So encryption involves all of the three given options. 47- is a mechanism comprising of policies and procedures to track and manage the user identities and access privileges for IT resources. यानी कोई एक तरीकाकार है, कोई एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जिसमें कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं। ये किस लिए होते हैं कि आप ट्रैक करें और मैनेज करें किनको? यूजर्स को। ठीक है, अच्छा जी, यूजर को आपने ट्रैक मैनेज क्यों करना है? उनकी आइडेंटिटीज को और उनकी एक्सेस को, यानी कि वो क्या है और क्या एक्सेस करना चाहिए। रिसोर्सेज आपने उनको एवे नहीं देनी, बल्कि चेक करें उनकी आइडेंटिटी क्या है, हु इज दैट पर्सन, और एक्सेस क्या कर रहा है, इज ही और शी ऑथराइज्ड टू यूज दीज रिसोर्सेज। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो चेक कर रहा है कि मैं तो रिसोर्सेज उसको दूंगा जो ऑथराइज है, और चेक करके दूंगा क्या ये वही बंदा जिसको देने चाहिए, ये हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लू बताऊं आपको, ये देखिए आइडेंटिटी और ये देखिए एक्सेस। सो स्मार्टली जरा क्वेश्चंस देखा करें एग्जाम में, यू कैन रिलेट वेरियस क्वेश्चंस एंड आंसर ऑप्शंस टुगेदर, राइट? बट बाय डेफिनेशन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस वही सिस्टम है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। क्वेश्चन नंबर 48, what is or included in the identity and access management system? यानी IMS में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? क्या ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होती है सिर्फ? क्या यूजर मैनेजमेंट होती है? क्या क्रेडेंशियल मैनेजमेंट होती है? इनफैक्ट ये तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। सो 1, 2 एंड 3 ऑल आर पार्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम। Question number 49, the more privileges given to the consumer, for example, in IaaS, the dash responsibility of the security procedures lie with the consumer. यानी जितनी ज़्यादा privileges आप देते जाएंगे, for example, IaaS का केस देख लेते हैं, तो IaaS में for example, अगर आप ज़्यादा privileges देते जाएंगे तो ज़्यादा ही responsibility बनती जाएगी सिक्योरिटी की, किसकी? यूजर की, ठीक है। कंज्यूमर की उतनी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, राइट। सो हम पहले भी बात करके आए हैं कि SaaS में चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस कम होती हैं तो इसलिए उसके यूजर की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, लेकिन IaaS में ज्यादा, इसलिए ज्यादा क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी पॉलिसीज हैं, देयर आर सो मच थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। तो IaaS में चूंकि प्रिविलेजेस ज्यादा है तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, लेकिन किसकी? यूजर की। You and I may be more responsible rather than the service provider. Question number 50, which is or the limitations associated with the vendors or cloud service providers? कुछ limitations हैं जो कि associated हैं इनफैक्ट किसके साथ? वेंडर या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ। अच्छा, क्या हो सकती हैं? फॉर इंस्टेंस, थिंक ग्लोबली इन ए वाइड पिक्चर, इन ए बिग पिक्चर। सबके पास डिफरेंट हाइपरवाइजर्स हैं, ये बिल्कुल ऐसा होता है। फिर जो स्टैंडर्ड्स ये लोग फॉर्मेट एग्री करते हैं APIs के लिए, उनके अंदर भी गैप्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर ये जो डेटा फॉर्मेट्स के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड एग्री करते हैं, उनके अंदर भी क्या है? वेरिएंसेस हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर द लिमिटेशंस और चैलेंजेस they are associated with the vendors or cloud service providers across the globe. Question number 51, the dash backup is stored at a remote site, so it is an extra advantage as compared to on-site backup placement. यानी कोई एक बैकअप है जो स्टोर होता है कहाँ पे? एक रिमोट साइट पे, यानी एप्लीकेशन शायद कहीं और पड़ी हुई है, बैकअप उसका कहीं और स्टोर हो रहा है, इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, कोई एक फायदा है बहरहाल, कंपेयर टू ऑन साइट बैकअप, बजाय इसके कि हम एक ही जगह पे बैकअप को रखें, प्लेसमेंट करें। तो ये बैकअप कौन सा होता है? इनफैक्ट जो कि ये देखिए रिमोट का लफ्ज जो है ना, ये ला, ये कीवर्ड है यहाँ पे, दिस इज कीवर्ड। रिमोट साइट का मतलब क्लाउड, ठीक है। जो क्लाउड पे आप बैकअप लेते हैं वो क्या है? वो आपकी एप्लीकेशन कहीं और है, बैकअप कहीं और पड़ा हुआ है। अगेन रेप्लिकेशन भी हो सकती है, अगेन फेल ओवर भी हो सकता है, अगेन रिडंडेंट के लिए भी आपने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं।
मे बी यू रिक्वेस्टेड, और इफ यू हैवंट देन आपका सर्विस प्रोवाइडर भी करता है ये काम, राइट? सो ये क्लाउड का बैकअप है। ऑन दी अदर साइड अगर हमारी लेगेसी एप्लीकेशंस हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे लेगेसी या फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं तो हम वहीं पे अपना बैकअप भी स्टोर कर लेते हैं, यानी वहीं पे एप्लीकेशन सर्वर पड़ा हुआ है, वहीं के ही साथ उसी डेटा सेंटर में बैकअप सर्वर भी पड़ा हुआ है जहाँ पे हम सारे बैकअप्स जो है वो रखते जा रहे होते हैं। तो वहाँ सेम साइट होती है फिजिकल के केस में, और हमारे क्लाउड के केस में जो है वो बैकअप किसी और जगह रखा जाता है, जो कि क्या है कि एडवांटेज भी है। 52. The consumer should examine the data backup, archiving, and recovery procedures of the provider and make sure they are satisfactory. Select the correct option. यानी कोई एक स्टेटमेंट पास की गई है, हमें दी गई है कि कंज्यूमर को एग्जामिन करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए किसको, डेटा बैकअप्स को, आर्काइविंग को, रिकवरी प्रोसीजर को, यानी बैकअप के, आर्काइविंग के और इसके प्रोसीजर क्या होंगे प्रोवाइडर के, ठीक है। एंड मेक श्योर दे आर सेटिस्फैक्टरी। ये कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा प्लान है, कौन सा डिजाइन प्रिंसिपल है हमारा डेटा रिकवरी का। डेटा बैकअप है ना, जब आपने रिकवरी करनी है, रिकवरी कैसे करेंगे, आपके पास बैकअप होगा या आर्काइव पड़े होंगे, और भी रिकवरी का क्या है प्रोसीजर क्या है। तो ये बैकअप, आर्काइव और रिकवरी, ये तीनों लफ्ज़ों को अगर आप फिर में ऐसे लिखें और इनको ज़रा फोकस करें तो ये आपके पास क्या बनता है कि आपने डेटाबेस या कोई एप्लीकेशन सर्वर या कोई और सर्वर उसको रिकवर करना है, ठीक है। मोर प्रोबेबली इट्स सूटेबल टू डेटाबेस और इन डेटा रिकवरी। 53. While planning the migration to cloud, the first step should be, यानी आप फिजिकल कोई आपने डेटा सेंटर में कोई एप्लीकेशन सर्वर रखा हुआ है, अब आपने डिसाइड किया है कि नहीं बस अब मैं भी थोड़ा एडवांस हो जाऊं, बहुत हो गया तो मैं भी क्लाउड पे जा रहा हूं, ठीक है जी। तो अब आपने डिसाइड कर लिया, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या आप पहले कोई कॉस्ट इफेक्टिव ब्रोकर ढूंढेंगे, एजेंट ढूंढेंगे कि यार कोई सस्ता सा मुझे सोल्यूशन बना के दो, या फिर आप क्या करेंगे सिस्टम के गोल्स या रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे, या फिर निगोशिएट करेंगे किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ, यार कुछ कम कर लो पैसे भाई, या फिर क्विकली करेंगे कि डेटा और एप्लीकेशन जो है वो मूव करना शुरू कर दें। नहीं, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सिस्टम के गोल्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले लिखेंगे कि आप बेसिकली माइग्रेशन जो कर रहे हैं, बेसिकली इसका गोल क्या है, आप क्यों मूव कर रहे हैं क्लाउड के ऊपर, ठीक है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया, क्लियर लिख लिया, तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये दो चीजें आप लिखेंगे पहले, और उसके बाद बाकी के काम करेंगे। इसलिए कहा ना द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आपका ये होगा। 54. Some companies use a dash to allow employees to interact with the cloud-based version to provide feedback and to perform testing. वो कह रहे हैं कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को, यूजर को वो अलाउ करती हैं को इंटरेक्ट कर लें क्लाउड बेस्ड वर्जन के साथ। कोई सॉफ्टवेयर लग रहा है, यहाँ से इतनी तो बात समझ में आ रही है, टू प्रोवाइड ए फीडबैक एंड टू परफॉर्म टेस्टिंग, यानी आप क्लाउड के भी फीडबैक दे दें, ठीक है, और अपने सॉफ्टवेयर की भी जिसकी बात हो रही है उसके भी आप कोई फीडबैक दे दें, टेस्टिंग फीडबैक दे दें, यानी तो सॉफ्टवेयर कैसा रहा और क्लाउड से इंटरेक्शन आपकी कैसी रही। तो असल में ये क्या चीज है, ये कौन सा वर्जन है, कौन सी रिलीज है आपकी, ये आपकी बीटा वर्जन या बीटा रिलीज होती है। यानी हम कह सकते हैं सम कंपनीज यूज अ बीटा वर्जन और बीटा रिलीज टू अलाउ एम्प्लॉइज टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड बेस्ड वर्जन टू प्रोवाइड फीडबैक एंड टू परफॉर्म टेस्टिंग। 55. Considering the designing cloud-based solution, what is the following characteristics? कोई designing cloud-based solution, इस context को जरा आप थोड़ा consider कीजिए और statement को जरा देखने की कोशिश करते हैं। The cloud solution should consider either to maximize the user access or restrict the access to authorized user only. एक ही बात कही गई है लेकिन दो अंदाज मुख्तलिफ हैं। देखते हैं, दोबारा फोकस करते हैं। जो आप क्लाउड सोल्यूशन ले रहे हैं उसको फोकस करना चाहिए किस बात के ऊपर कि वो मैक्सिमाइज करे यूजर एक्सेस को या रिस्ट्रिक्ट करे, लेकिन किसको, सिर्फ जो यूजर क्या है ऑथोराइज है, ऑथोराइज यूजर को वो मैक्सिमाइज एक्सेस दे, और दूसरे लफ्जों में जिसको जो ऑथोराइज नहीं है उसको क्या करे, रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो ये क्या चीज है, एक्सेसिबिलिटी, यानी किसको आपने एक्सेस करवाना है, किसको आपने एक्सेस नहीं करवाना है, ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी ना उस डिजाइन सॉल्यूशन के अंदर, उस डिजाइन मैट्रिक्स के अंदर, तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो बेसिकली बताएगी कि जो मेरे ऑथराइज यूजर हैं उनको तो एक्सेस मिलेगी, लेकिन जो अनऑथराइज यूजर हैं उनको एक्सेस बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो मेरे क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर को इस चीज का ख्याल रखना है। 56 dash refers to the continuous working capability of the solution despite the errors or the system failure.
कोई चीज है जो कह रही है कि जी आप काम करते जाइए, ये उसकी एक सलाहियत है एक किसी सोल्यूशन की, इसके बावजूद कि उसमें एरर आ रहे हैं या वो सिस्टम फेलियर हो रहा है, ठीक है जी, या होने की तरफ जा रहा है, तो ऐसा फिनोमेना वो क्या कहलाता है? रोबस्टनेस। ये कहलाता है कि आपके सिस्टम में चाहे कोई फॉल्ट या एरर आ रहे हैं या आ सकते हैं या जस्ट अबाउट टू कम, तो जस्ट मेक श्योर कि जो यूजर है उसको इंटरप्शन नहीं मिलनी चाहिए। और ये इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? जाहिर बात है, कुछ आप प्रोएक्टिव अप्रोचेस लेंगे, कोई आप अलर्ट्स लगाएंगे, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएंगे, कुछ लॉग्स, कुछ टेम्परेचर, कुछ वॉल्यूम, बहुत आप एफिशिएंट कर देंगे अपने सिस्टम को, डायनेमिक कर देंगे कि वो डायनेमिक एक्शन ले ले। अगर 80-90% हार्ड ड्राइव यूज हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि अब सर्वर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो क्विकली क्या करें, सर्वर को या इस सर्विस को किसी और फिजिकल मशीन या किसी और सर्वर के ऊपर मूव कर दिया ताकि यूजर को प्रॉब्लम ना आए। उसको बाद में हम देखेंगे उसके साथ क्या करना है। एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है, इतनी डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर ये सर्वर चल रहा है तो दैट्स फाइन, लेकिन इससे भी ज्यादा हीट अप हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि शायद ये गड़बड़ करेगा, परफॉर्मेंस स्लो करेगा, तो इस सर्विस को उठा के किसी और मशीन पे मूव कर दें। इसको हम बाद में देखेंगे। अलर्ट जनरेट होगा, टेक्निकल टीम के पास जाएगा, वो आके कूलिंग चेक करेगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यू कैन थिंक ऑफ मेनी ऑप्शंस, राइट? तो ये क्या है? रोबस्टनेस है, ठीक है। और यही दुनिया आजकल चाह रही है कि आपकी एप्लीकेशंस क्या हो, रोबस्ट होनी चाहिए, और आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि वो सर्विस दें रोबस्ट, ताकि आप खुश हों, आपका बिजनेस अच्छा रन करे, और आप भी खुश हों कि चूंकि आपके जो यूजर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, वो भी 24/7 365 अनइंटरप्टेड सर्विसेज या एप्लीकेशंस यूज कर पा रहे हैं। 57 select which of these is or true। कौन सी बातें ठीक है और कौन सी गलत हैं? देखते हैं जी क्या लिखा हुआ। प्रोवाइडर वांट्स टू अर्न मोर प्रॉफिट। क्या ख्याल है? इफ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर डेफिनेटली यू वुड लव टू अर्न मोर प्रॉफिट, ठीक है। ये एन मिस हो गया, प्रोवाइडर का बेचारे का ये रह गया। एनीवेज इट शुड हैव बीन अर्न, इट्स माय फॉल्ट, माय टाइप ऑफ फॉरगिव मी, राइट। सेकंड है जी, प्रोवाइडर वांट्स मैक्सिमम रिसोर्सेज टू यूज। प्रोवाइडर चाहेगा कि उसके रिसोर्सेज मैक्सिमम यूज हों। मेरा ख्याल है कि वो चाहेगा, क्योंकि मैक्सिमम यूज होंगे तो वो मैक्सिमम पे होगा, ज्यादा चीजें बिकेंगी तो ज्यादा कमाएगा ना, तो राइट, सीम्स लाइक ट्रू। थर्ड है जी, कंज्यूमर वांट्स द मिनिमम कॉस्ट। ये आप और मैं चाह रहे हैं कि यार खर्च कम आए, बिल बहुत कम आए, इस वक्त बिजली कम खर्चें। कंज्यूमर वांट्स अ मिनिमम एग्जीक्यूशन ऑफ दी वर्कलोड। ये बिजली कम, बच्चों को कहीं बत्ती छोटी जलाओ, बड़ी मेहरबानी, बिजली बहुत महंगी है, राइट। So seems like 4 are 2, 1, 2, 3 and 4 are 2। ठीक है, यानी दो पर्सपेक्टिव लिखे हुए प्रोवाइडर के। वो चाहता है कि सारी सर्विसेज रिसोर्सेज यूज हों ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए, परफेक्टली फाइन। और कंज्यूमर चाहेगा, ऑब्वियसली बात है, कि मिनिमम कॉस्ट आए। और वो कैसे कॉस्ट आएगी? कि मिनिमम वर्कलोड हो, मेरे जो वर्कलोड है, मेरे जो टास्क हैं, वो कम से कम रिसोर्सेज को यूज करें, ठीक है। ये एवर हर्ड ऑफ पे एज यू गो वाली बात? तो उसमें जरी बात है, जितना आप यूज करेंगे तो उतनी आपकी कॉस्ट आएगी, तो इसलिए बिलिंग थोड़ी कम रहे। तो ये दो जो स्पेक्ट हैं, ये कंज्यूमर बेचारे के हैं, ठीक है। तो वो चाहता है कि कुछ कम पैसे देने पड़ें। सो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। Question number 58, the dash scheduling can achieve low cost and meet deadlines if negotiations is successful। यानी कोई scheduling है, उसमें कहा गया है कि लो कॉस्ट और डेडलाइन मीट होती है अगर कोई निगोशिएशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। इस निगोशिएशन के लफ्ज को लाइए, इस लफ्ज के साथ जोड़िएगा। बार्गेनिंग क्या आप क्यों करते हैं भला? कोई कॉस्ट, कोई सर्विस, कोई फैक्टर, कोई चीज निगोशिएट करने के लिए, तो जितना अच्छा बार्गेनिंग कर लेंगे, जाहिर बात है यू हैव अ प्रोबेबिलिटी टू पे लेस, ठीक है, एंड मीट द डेडलाइंस। जाहिर बात है, आपने कुछ जो पे करना है उसकी कोई ड्यू डेट भी तो होगी ना, उसको भी तो आपने मीट करना है ना एज ए कस्टमर, वरना क्या होगा? सर्विस इंटरप्ट हो जाएंगी, वो लोग सर्विस को कट कर देंगे, रोक देंगे, सस्पेंड कर देंगे टेम्परेरीली, राइट। सो दिस इज अ बार्गेन बेस्ड scheduling। 59, in mobile computing, a mobile device can be connected to a dash, which is a set of multi-core computers connected to remotely placed cloud servers। देखिए, मोबाइल कंप्यूटिंग का थोड़ा सा आपको आर्किटेक्चर पता होगा। इसमें क्या करते हैं कि मोबाइल डिवाइस जो है वो किसी एक चीज से कनेक्ट होता है, वो फिर आगे मल्टी कोर यानी कंप्यूटर्स हैं उनसे कनेक्ट होती है, और वो फिर किसी रिमोटली जो सर्वर्स हैं पीछे उनके साथ कनेक्ट होती है। तो सीम्स लाइक वन मोबाइल है ये आपका, ये दरमियान में जो आपके मल्टी कोर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, 2, 3, 4 हो सकते हैं, इनसे कनेक्ट है।
और ये पीछे क्या हो रहा है, क्लाउड पे जो आपके सर्वर्स हैं यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। सो दिस इज द आर्किटेक्चर बेसिकली। तो पूछा गया कि वो जो चीज़ है जिससे मोबाइल कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस डायरेक्टली, वो हमारे क्या होते हैं, क्लाउडलेट होते हैं। ठीक है जी, दोज आर क्लाउडलेट्स। इनफैक्ट यहाँ पे अगर ये आएंगे क्लाउडलेट्स, सो मोबाइल डायरेक्टली कनेक्ट्स विद दी, या गैजेट्स डायरेक्टली कनेक्ट विद द क्लाउडलेट्स, और उसके बाद फिर वो आगे कनेक्ट होती हैं सर्वर्स के साथ जो कि क्लाउड में आपके होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द गिवन इज आर की एरियाज फॉर मोबाइल क्लाउड सिक्योरिटी। कोई एक एरिया है, वो हमें बताना है, अगर एक या एक से ज्यादा है तो भी बताने है कि वो कंसर्न है किसका, सिक्योरिटी का। तो क्या चीजें हैं जी जो कंसर्न हो सकती हैं कि मोबाइल डिवाइस इटसेल्फ, ये मोबाइल डिवाइस इटसेल्फ हो सकता है सिक्योरिटी का कंसर्न। जाहिर बात है, उसमें अटैक भी होते हैं, वायरस भी वो जनरेट करता है, या उसके अंदर होते हैं, या वो कहीं से कॉपी कर लेते हैं, मेलवेयर हो सकते हैं। तो seems like this is true. Mobile network related to wireless security. जी बिल्कुल, these are subjected to wireless security again. And third is the mobile cloud applications, वो भी कहें vulnerable हो सकती हैं। So हम कह सकते हैं कि all these given are the security concern or the cloud security areas that should be considered, right? तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। मैंने कोशिश तो की है कि थोड़ा सा एक बैलेंस आउट रख के कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी कर सकूँ, और उसके बाद फिर कुछ आपका ओवरव्यू भी हो सके इंशाल्लाह। तो हमारी एफर्ट आपको कैसी लगी, कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ चीज़ें अगर रिव्यू हुई हैं आपकी, आपको हेल्प हुई है, तो ज़रूर काइंडली बताइएगा। और लास्टली मैंने कोशिश की है कि आपको जितनी भी आपकी फाइनल टर्म के सिलेबस के ऊपर जो आपकी एब्रीविएशंस हैं, उनको मैं एक जगह कंसोलिडेट कर लूँ। तो आप चाहें तो उसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, और चाहे तो फिर आप उसको लिख लीजिएगा किस तरीके से। अगर आपको ऑलरेडी आती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जस्ट लेंडिंग ए हैंड फॉर दोज जो कि शायद उनके लिए मुश्किल हो, और वो चूँकि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो मैंने कोशिश की है कि एक जगह इकट्ठा कर दूँ, जस्ट सेव योर टाइम एंड फॉर योर ईज़। और लास्टली, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड अटेंशन। आपके वक्त और आपकी तवज्जो के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे ओवरऑल कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो, कोई राय का इजहार करना चाहें, वीडियो की क्वालिटी, प्रेजेंटेशन या डिलीवरी के ऊपर कोई फीडबैक या कमेंट करना चाहें, या ओवरऑल इस सारे कंटेंट को इफेक्टिव या प्रोडक्टिव बनाने के लिए कोई सजेशन देना चाहें, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट की रोशनी में इस वीडियो की क्वालिटी, प्रेजेंटेशन और उसकी डिलीवरी को और ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाया जा सके इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस 60 क्वेश्चंस के पूल को आप ज़रा रिव्यू कीजिएगा, और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आप रिव्यू कीजिएगा। मीनवाइल हम आपके साथ सब्जेक्टिव शेयर करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे 40 क्वेश्चंस को क्विकली रिव्यू करें, और यूँ 100 क्वेश्चंस हैं जब आप रिव्यू कर सकेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप अपना एग्जाम अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर सकेंगे और अटेम्प्ट भी कर सकेंगे। ठीक है, आपका ख्याल रखिएगा। आई विल टॉक टू यू इन द सब्जेक्टिव पार्ट। मीनवाइल टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।